हाँ तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था न्यूटन्स केपलर्स लॉज। डू यू रिमेम्बर? तो आज हम स्टडी करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो केपलर के 3 लॉज हम अच्छे से पढ़ चुके थे और उनको अप्लाई करना भी सीख चुके थे। तो चलिए आज न्यूटन का लॉ हम पढ़ लेते हैं, ठीक है? अब देखिएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो क्या ये लॉ है और कैसे न्यूटन जो है वो इस लॉ पे पहुंचे, मतलब हाउ टू कंक्लूड, उन्होंने कंक्लूजन कैसे निकाला। तो ये हमारा ग्रेविटेशन का लेक्चर 2 है। तो देखो लॉ क्या है पहले तो अगर एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है और ये दूसरा पार्टिकल है जिसका मास m2 है, तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस r है। तो न्यूटन का लॉ ये कहता है कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये एक फोर्स फील करेगा F12, ये फोर्स फील करेगा F21। F12 का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2, और F21 का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1, है ना? तो ये फोर्स हैं तो वेक्टर होंगे। तो पहली बात तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग F12 और F21 इक्वल एंड अपोजिट होंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात अब न्यूटन क्या कहते हैं कि ये फोर्स किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनी टू ऑब्जेक्ट्स, एनी टू पार्टिकल्स, है ना, इन द यूनिवर्स, मतलब इस पूरे यूनिवर्स में हर जगह ये लॉ वैलिड है, अट्रैक्ट ईच अदर with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इनके बीच में जो डेवलप होने वाला फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है m1 और m2 के प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू होगी g, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो g का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये f जो है ना वो F12 या F21 का मैग्नीट्यूड है, मतलब F12 का जो मैग्नीट्यूड लो और F21 का जो मैग्नीट्यूड लो वो दोनों बराबर होंगे और उसको हमने F लिख दिया। तो ऐसे हो गया। तो बेसिकली G का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जिसकी वैल्यू हेनरी कैवेंडिश ने बाद में निकाली, जो निकाली 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर।
न्यूटन मीटर की पावर 2 केजी की पावर -2। तो ये हमारा न्यूटन का लॉ हो गया। इसी को अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो देखो मैं बता देता हूं वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखो m1 को यहां से ज्वाइन करते हैं तो इसका पोजीशन वेक्टर r1 हो गया, और m2 को ज्वाइन करते हैं तो ये पोजीशन वेक्टर r2 हो गया। ठीक है, अब ये एक वेक्टर बना लेते हैं तो इसको हम r12 वेक्टर कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि r1 प्लस r12 इज इक्वल टू r2। तो इसका मतलब r12 वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ऐसे हो गया। अब देखो जो F12 है उसकी जो दिशा है ना वो R12 की ही दिशा है, और जो F21 है उसकी दिशा R12 के अपोजिट है। तो हम F21 निकालते हैं। F21 इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू में R12 वेक्टर का अगर मैं कैप लगा दूं तो माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि R12 के अपोजिट है। देखो R12 इधर को है और F21 इधर को है। अब हमने सोचा हम इसको ऐसे लिख देते हैं F21 इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन R12 का क्यूब है ना, इनटू में माइनस का R12 वेक्टर। अगर आप यहाँ वेक्टर लगाओगे तो यहाँ पे आपको क्यूब करना पड़ेगा क्योंकि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। एक मैग्नीट्यूड यहाँ गया, दो मैग्नीट्यूड पहले से ही है, मतलब मैग्नीट्यूड की दो पावर पहले से ही है तो क्यूब हो जाएगा मैग्नीट्यूड का। तो ये F21 वेक्टर को हम लिख सकते हैं। देखो R12 वेक्टर तो R2 माइनस R1 है ना, तो R2 माइनस R1 डाल दो यहाँ पे। तो G m1 m2 अपॉन R2 माइनस R1 का क्यूब है ना, विद माइनस साइन इनटू में R2 माइनस R1। बस हो गया। देखो 2 1 2 1 2 1 विद माइनस साइन। तो माइनस अगर यूज करना है तो ठीक है, नहीं करना तो फिर आप इसको माइनस को अंदर ले जाओ तो R1 माइनस R2 हो जाएगा। तो माइनस साइन हम यूज कर ही लेते हैं क्योंकि नेगेटिव फोर्सेस एक तरीके से अट्रैक्टिव फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। समझे बच्चों? तो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स द अट्रैक्टिव फोर्सेस, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस का G m1 इंटू m2 अपॉन में R1 माइनस R2 वेक्टर मॉड का क्यूब इंटू में R1 माइनस R2। तो अगर कहीं पे आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो ये तो आप ऐसे लिख सकते हैं। बाकी जरूरत पड़ती नहीं है वेक्टर फॉर्म की क्योंकि बिना वेक्टर फॉर्म के ही काम चल जाता है। डायरेक्शन तो हमें पता ही है, अट्रैक्टिव फोर्स होंगे तो बस वेक्टर तो डायरेक्शन के लिए होता है ना मेनली। मैग्नीट्यूड का तो फॉर्मूला मैंने बता ही दिया था। तो होपफुली आप लोग समझ गए और आप इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब हम इस बात पे आएंगे कि न्यूटन साहब इस कंक्लूजन तक पहुंचे कैसे, हाउ ही हैज कंक्लूडेड। तो देखिए समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि ये एक रस्सी है ना, तो रस्सी से एक पत्थर बांध दिया और यहाँ पे उंगली से पकड़ लिया इसको। तो इस पत्थर को अगर हमें हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाना है तो रस्सी टाइट हो जाएगी है ना, इसमें कुछ टेंशन डेवलप हो जाएगी। तो ये सेंटर हो गया, तो टेंशन जो है ना वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी। मतलब इन ऑर्डर टू मूव अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ यू नीड सम फोर्स टुवर्ड द सेंटर
अगर आप एक पत्थर को रस्सी से बांध के घुमा रहे हो तो उसको सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए, ठीक है। तो अब मान लो ये अर्थ है ना, और ये मून है, तो मून तो अर्थ के चक्कर लगा रहा है ना ऐसे, तो ऐसी कौन सी रस्सी है जो इसको इधर खींच रही है? तो वो रस्सी एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स की है, Fg। तो Fg जो है ना वो ही सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। और कौन प्रोवाइड करेगा? अब यहां पे अगर मान लो ये L लेंथ में घूम रहा है ना, L लेंथ की रेडियस में, तो हम कह सकते हैं T = mv²/L, है ना, कह सकते हैं। और यहां पे ये जिस रेडियस में घूम रहा है वो r है, तो यहां से Fg की वैल्यू हो जाएगी m इंटू में v² r, ठीक है। तो ये हो गई बात, mv²/r यानी सेंट्रिपिटल फोर्स, r जो है वो रेडियस है, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि Fg = m इंटू में AC यानी सेंट्रिपिटल फोर्स, समझ गए? AC इज द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं Fg = m इंटू में ω²r, वही AC को ω²r लिख दो, वही। अब मेनली AC को हमने लिख दिया है ω²r, है ना। तो मून का मास हमें भले ही ना पता हो, बट हम सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन मून का निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा 4π² × T² × r, ये निकाला जा सकता है। T इज द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, मतलब मून, और r इज द ऑर्बिटल रेडियस। अब एक मेथड होता है जिसको हम लोग कहते हैं पैरेलैक्स मेथड। तो पैरेलैक्स मेथड की मदद से साइंटिस्ट लोगों ने ये पता लगाया कि जो r है ना वो 60 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ है, यानी ये रेडियस ऑफ अर्थ है अगर, तो मून के मतलब अर्थ के सेंटर से मून के सेंटर की जो डिस्टेंस है वो 59 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ है, यानी यहां से यहां की डिस्टेंस, दिस इज 59 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। अब अर्थ के सेंटर से मून के सेंटर की डिस्टेंस 60 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ हो गई, है ना। तो एक रेडियस ऑफ अर्थ और जोड़ लो, तो रेडियस ऑफ अर्थ उस समय पे पता चल गई थी, और वो थी 6400 किलोमीटर। तो अब इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो r की वैल्यू हो जाएगी आपकी 60 × 6400 किलोमीटर, यानी कि 60 × 6400 × 10⁻³ मीटर, यानी कि 6 × 64 × 10⁻6 मीटर, यानी कि 384 × 10⁻6 मीटर, यानी कि 3.84 × 10⁸ मीटर। ये आपने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं। अब ये वैल्यू अगर मैं डाल दूं इसमें 4π² तो लगभग 40 हो जाएगा, तो 4 × में 10 अपॉन में टाइम पीरियड। तो जो मून है ना उसका टाइम पीरियड होता है 27.3 डेज। अब डेज है तो एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। इस पूरे का स्क्वायर और इनटू में वही 3.84 इंटू 10⁸। अब ये एक बहुत बड़ा नंबर है, जब आप इसका स्क्वायर करोगे ना, इसमें एक तरीके से मतलब 8,000 नहीं 86,000 है, तो ये 1 लाख के आसपास है। तो 1 लाख में 10⁵ हो गए, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻10 हो जाएंगे। तो ये 10⁻8 है तो कट जाएगा। तो ये नंबर एक छोटा सा नंबर आएगा बच्चों, ये भी 27 है ना। तो एक तरीके से बड़ा नंबर आएगा बहुत, और नीचे वाला, तो इसलिए जो ये वैल्यू आती है सॉल्व होकर 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है। यानी दे हैव कंक्लूडेड दैट कि मून का जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है वो 0.0027 है ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब देखो, somehow they have calculated the acceleration of moon। तो ये बात तो न्यूटन सर को पता ही थी
कि जब हम किसी भी पत्थर को गिराएंगे तो वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे गिरता है। तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, है ना, अर्थ सरफेस पे गिरने वाले का, और वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम जी सिंबल दे देते हैं, अर्थ सरफेस पे गिरने वाला। तो उस पे जो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, मान लो एक छोटा सा पत्थर है ये, मास ऑफ स्टोन, तो मास ऑफ स्टोन इनटू ग्रेविटी, इतना फोर्स लग रहा है। तो ये बात तो बिल्कुल न्यूटन सर को पता लगी गई कि भाई ये जो फोर्स लग रहा है वो मास ऑफ स्टोन के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है। तो अर्थ ने स्टोन पे या एप्पल पे जो फोर्स लगाया वो स्टोन के या एप्पल के मास के प्रोपोर्शनल है। तो अब न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि जितना फोर्स अर्थ एप्पल पे लगाएगी, ये वाला एफ, उतना ही एप्पल अर्थ पे भी लगाएगा। तो ये जो एफ होगा ये मास ऑफ अर्थ के प्रोपोर्शनल होगा, मास ऑफ अर्थ, है ना। तो सिमिलरली वी कैन से दैट सिमिलरली एफ मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अर्थ। तो दो बातें तो क्लियर हो गई कि स्टोन के और अर्थ के बीच में जो फोर्स डेवलप हो रही है वो स्टोन और अर्थ दोनों के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। अब डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, क्योंकि मून का एक्सेलरेशन बहुत कम है और इस पत्थर का एक्सेलरेशन ज्यादा है। तो जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं एक्सेलरेशन घट रहा है, तो वो डिस्टेंस की कौन सी पावर के प्रोपोर्शनल है। तो अब देखो ये डिस्टेंस तो बहुत बड़ी हो गई ना, तो फोर्स कम हो गया। तो न्यूटन जी ने कंक्लूड ये किया कि भाई मान लेते हैं कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ मून, इसको हम स्मॉल एम ही ले सकते हैं, इनटू मास ऑफ अर्थ इनटू में डिस्टेंस की पावर n, है ना। तो अब यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा देते हैं, तो कांस्टेंट लग गया, है ना। तो अब ये n नहीं पता है, ठीक है, तो f इज f। अब एक्सेलरेशन ऑफ मून तो निकाल सकते हैं ना, एक्सेलरेशन ऑफ मून इज इक्वल टू फोर्स ऑन द मून, है ना, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द मून। तो ये हो जाएगा gme अपॉन में r की पावर n। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ मून। तो एक्सेलरेशन ऑफ मून, इसको मैं am ही लिख देता हूं, है ना, इज इक्वल टू दिस, एंड एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन इज इक्वल टू f अपॉन में m, यानी f ऑन मून, f ऑन स्टोन अपॉन में मास ऑफ मून इनटू मास ऑफ स्टोन, है ना। ऐसे कर दो, ठीक है ना बच्चों। ये मून का हो गया और ये स्टोन का भी ऐसे ही लगेगा। तो स्टोन वाले में f स्टोन मस्ट बी इक्वल टू g इनटू में मास ऑफ स्टोन इनटू में मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, क्योंकि वो तो अर्थ सरफेस के पास है ना बिल्कुल। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जी आपका g इनटू में me अपॉन में re की पावर n, स्क्वायर नहीं n, क्योंकि हमें पावर पता नहीं ना अभी। अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं। तो एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ मून, इसको इससे डिवाइड कर दिया। तो अब आप देखो, इसको जब आप इससे डिवाइड करोगे तो ये नीचे है, तो ये r की पावर n अपॉन में re की पावर n आ जाएगा। अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन तो 9.8 होता है, सो दिस इज 9.8, और ये 0.0027 है, और ये तो 60 टाइम्स re है ना, की पावर n डिवाइडेड बाई re की पावर n। तो आप देख सकते हो कि re की पावर n तो कट गया, जो इधर वाली टर्म है वो आ जाती है 3600, है ना, और इधर वाली टर्म आ जाती है 60 की पावर n। तो अब 60 की कितनी पावर लगाऊं ताकि 3600 आ जाए, तो 60 की पावर 2 लगाओ तो 3600 आ जाता है पूरा। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से उन्होंने कंक्लूड कर लिया कि इसका मतलब जो फोर्स होगा वो r की पावर 2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। समझ गए बच्चों। तो आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि द सेम कॉन्सेप्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम केपलर्स लॉ आल्सो। तो अगर हम केपलर का लॉ लगा लेते तो हमें पता चल ही जाता है। यहाँ से देखो कैसे 1 सेकंड में केपलर के लॉ से पता चल जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ मून है ना। तो अगर हम केपलर का लॉ लगाएं तो वो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब नहीं है, यानी कि टी स्क्वायर की वैल्यू आप सम के इंटू में आर क्यूब डाल दो। तो अगर आप यहाँ पे डाल दोगे तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई के इंटू में आर क्यूब इंटू में आर। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका 4 स्क्वायर, है ना, डिवाइड बाई के, ठीक है ना। तो डिवाइड बाई के ये पूरा एक कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर।
तो यानी AC प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर 1/r स्क्वायर या फिर R की पावर -2। तो वो यहीं से कंक्लूड हो रहा था, या फिर 1/, ही लिख देता हूँ ना, जगह तो है। तो AC प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 2। तो होपफुली आपको समझ आ गया कि कैसे मिस्टर न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिराइव किया। तो बस दो चीजें चाहिए थी कि भाई अर्थ की रेडियस कितनी है और मून की रेडियस कितनी है। तो मून की रेडियस अर्थ की रेडियस की 60 टाइम्स थी। बस यही फैक्ट पता होने पे पूरा कंक्लूजन निकल गया। ठीक है, मून की रेडियस का मतलब मून की ऑर्बिटल रेडियस, मून की खुद की रेडियस नहीं। मून की खुद की रेडियस तो अर्थ की रेडियस अभी कम है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए ये एक पार्टिकल है जिसका मास m है, और ये एक और पार्टिकल है जिसका कि मास m ही है, और ये एक और पार्टिकल है जिसका कि मास m है ना। तो ये 3 mm मास के पार्टिकल हैं। तो इनके बीच में डिस्टेंस l है, मान लीजिए ये भी l है, ये भी l है। तो एक तरीके से तीनों पार्टिकल एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कोनों पे है। तो 3 पार्टिकल्स each of mass m are situated at the vertices of an equilateral triangle of side L. Find gravitational force on any one of the particle due to the other two, है ना, due to the other two particles. फाइंड नेट भी लगा दो यहाँ पे वर्ड, है ना। तो अब ये क्वेश्चन बन गया पूरा। तो ध्यान से सुन लो क्वेश्चन एक बार फिर से कि वी हैव 3 पार्टिकल्स each of mass m and situated at the vertices of an equilateral triangle and we have to calculate net gravitational force on any one due to the other two. ठीक है बच्चों, तो देखिए कर लेते हैं। अब मान लो हमें इस पे नेट फोर्स चाहिए, तो जब हम इस पे नेट फोर्स ढूंढ रहे होंगे तो एक फोर्स इस पे इधर को लग रहा होगा। ठीक है बच्चों, मान लो वो F है, और एक इस पे इधर को लग रहा होगा, वो भी डेफिनेटली F ही होना चाहिए क्योंकि डिस्टेंस भी सेम, मास भी सेम। तो इफ F इज द फोर्स ऑन मास M एट A, इसको A लिख लो, इसको B लिख लो, इसको C लिख लो, ड्यू टू मास M एट B। जो मास M B पे है उसके कारण जो मास M A पे है उस पे जो फोर्स लग रहा है वो F है। तो इसीलिए सो द फोर्स ऑन मास M एट A ड्यू टू मास M एट C इज आल्सो F। ये भी F ही होगा। अब इन दोनों के बीच में एंगल हो गया 60 डिग्री।
है ना बच्चों। तो अब नेट फोर्स ऑन मास एम एट ए निकालेंगे। तो नेट फोर्स ऑन मास एम एट ए इज रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर 2ff इंटू cos 60। अब cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2। तो अगर मैं cos 60 की वैल्यू 1/2 डाल दूं तो ये 2 को काट देगा। तो ध्यान से देख लेना cos 60 इज 1/2, तो ये 2 से कट गया। तो ये f स्क्वायर है, ये भी f स्क्वायर है, ये भी f स्क्वायर है, तो 3f स्क्वायर हो गया। तो ये √3f आ गया। अब f की वैल्यू क्या है, तो f की वैल्यू है g। तो कुल मिला के एफ नेट की वैल्यू हो गई, मैं तो लिख देता हूँ √3g m स्क्वायर बाई l स्क्वायर। ये हो गई वैल्यू, समझे बच्चों। तो एक और तरीका है वो भी बता देता हूं मैं, मेथड 2। तो देखो मेथड 2 ये है, ध्यान से देखिएगा। ये मास एम है, इस पे एक फोर्स ये लग गया, एक ये लग गया, है ना। ये दोनों बराबर हैं। तो हम क्या करते हैं ना, एक इसका एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं, ठीक है। ये भी हटा ही दो। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब हुआ कि ये एंगल मान लो 30 डिग्री होगा, है ना। ये भी 30 डिग्री होगा क्योंकि बराबर कर देना ना हमने इसको। अब यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं जो कि इस एंगल बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर है। अब ये फोर्स एफ है, ये भी एफ है ना। एक काम करता हूं मैं, इसको 2 थीटा मान लेता हूं, तो ये दोनों एंगल थीटा थीटा हो जाएंगे, है ना। थीटा ये, तो यानी दो फोर्सेस के बीच में एंगल थीटा थीटा है, या θ/2 कर दो, है ना। तो देखो एफ का एक कंपोनेंट हम इस तरफ ले सकते हैं, इस एफ का भी एक कंपोनेंट हम इस तरफ ले सकते हैं। तो ये जो कंपोनेंट हम लेंगे एक्चुअली ये वाला कंपोनेंट होगा f sin θ/2। ऐसे ही इसका भी एक कंपोनेंट इस तरफ लेंगे ना, तो ये साइन कंपोनेंट बनेगा f sin θ/2। ये वाला कंपोनेंट ना इस कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा क्योंकि दोनों अपोजिट हैं, ठीक है बच्चों। तो पर इसके जब हम इस तरफ के कंपोनेंट लेंगे ना तो वो कैंसिल नहीं होंगे, समझ रहे हो बात को। तो देखो इस f का, है ना, एक कंपोनेंट तो इस तरफ आएगा ऐसे, ये वाला कंपोनेंट होगा f cos θ/2। ऐसे इस f का भी एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा और ये वाला कंपोनेंट होगा f cos θ/2। अब ये दोनों कंपोनेंट तो जुड़ गए ना, तो जब जुड़ जाएंगे तो इन दोनों का नेट आएगा। तो f नेट विल बी 2f cos θ/2। अब ध्यान से देखो थीटा तो 60 डिग्री है, तो 2 इंटू एफ इंटू cos 30 60/2 है ना। तो वो हो गया 2 इंटू एफ इंटू में cos 30। अब cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो 2f इंटू में √3/2। तो यहाँ से 2 से 2 बढ़ गया, तो f √3 या √3f आ गया। अब f की वैल्यू डाल दो, तो f नेट आ जाएगा हमारा g m स्क्वायर √3/l²। अब इसी को हम पैरेललोग्राम रूल से बना सकते हैं, है ना। जैसे ये पैरेललोग्राम रूल हो गया ना बच्चों, तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो हम यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं, देखो जी 2f cos θ/2 आ गया ये f नेट। सो दिस इज 2f cos θ/2। तो अगर दो वेक्टर इक्वल हैं, f ये है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है ना, पूरा एंगल तो थीटा हुआ ना बच्चों, दिस एंटायर एंगल इज थीटा, है ना। सो द रिजल्टेंट इज 2f cos θ/2। तो ये आपका बहुत बेहतरीन रिजल्ट हो गया। अब आप इसको भी हटा ही दीजिए। So if two vectors are acting to each other at an angle theta, the resultant will be 2f cos θ/2। अब ये रिजल्ट हम बार बार यूज कर लेंगे फटाफट, ये नहीं कि हम हर बार इसको डिराइव करेंगे, ठीक है।
इफ टू फोर्सेज आर एक्टिंग, है ना, एट एन एंगल थीटा, द इक्वल फोर्सेज, द रिजल्टेंट इज 2f cos थीटा बाई 2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखो क्या है आगे का। आगे का सीन ये है कि ये मान लो सेंटर है तीनों का, है ना। तो अब ये तीनों जो हैं वो एक इस सेंटर O के, है ना, रिलेटिव सर्कल में घूमने लगे। तो अब ये बताना है कि हर एक की स्पीड कितनी होगी। इफ द थ्री पार्टिकल्स इन फ्री स्पेस, है ना, यही तीन पार्टिकल आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ अबाउट देयर कॉमन सेंटर, है ना, अपने कॉमन सेंटर के अबाउट ये तीनों सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। देन फाइंड ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। अब हर एक पार्टिकल की ऑर्बिटल स्पीड बताओ। ठीक है जी, ये तीनों पार्टिकल जो है वो सर्कल में घूम रहे हैं। अब हमें हर एक पार्टिकल की ऑर्बिटल स्पीड बतानी है। तो चलिए बताते हैं। देखो, these all three particles are moving in a circle। तो इन पे जो फोर्स लग रहा था वो हम प्रूव कर चुके हैं कि वो F√3 था। तो ये F√3 ही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। ऐसे इन दोनों पे भी तो लगेगा, ये F और ये F, और इनका रिजल्टेंट ये F√3 टुवर्ड द सेंटर, है ना। ऐसे इस पे भी तो लगेगा, ये F और ये F, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट F√3, है ना। तो कोई भी दो तीसरे पे जो फोर्स लगाएंगे उनका जो रिजल्टेंट है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। सो F√3 मस्ट बी इक्वल टू m इंटू में v²/r। अब r जो है वो इस सर्कल की रेडियस हो गई, वो निकालना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा लेकिन हम निकाल लेंगे। तो मान लो हम इसे परपेंडिकुलर डालते हैं, ये आ गया d हमारा। तो पहले हम AD निकाल लेंगे। देखो AD अपॉन में AB इज इक्वल टू sin 60। AB तो L है, तो AD इज इक्वल टू L sin 60। अब sin 60 होता है √3/2, तो AD की वैल्यू हो गई आपकी L √3/2। अब ध्यान से सुनो, जो किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रॉइड होता है ना, वो मीडियन को, ये जो AD है ना, ये मीडियन हो गई, तो मीडियन को 2:3 में डिवाइड करता है। समझे? लिख नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं। द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द मीडियन इन रेशियो 2:1, है ना। तो एक तरीके से जो AD होगा ना, उसका जो 2/3 है वो ये होगा और 1/3 ये होगा। तो यानी जो AO है विच मस्ट बी इक्वल टू 2/3 ऑफ AD। क्यों बोला? क्योंकि इसलिए क्योंकि AO रेशियो OD इज इक्वल टू 2:1। सो AO प्लस OD, है ना, इज इक्वल टू AD, है ना। तो ये OD जो है ना, तो OD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AO हो गया ना, ट्वाइस। OD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AO इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD, है ना। तो OD लिख दो यहाँ पे, तो 2OD प्लस OD इज इक्वल टू AD। तो इसका मतलब 3OD इज इक्वल टू AD। तो OD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ AD, है ना। ये तो कॉमन रेशियो के रूल है ना बच्चों। भैया देखो, AO का OD का रेशियो 2:1 है, तो इसका मतलब जो AO है वो OD का दुगना है। ऐसे हो गया ना, AO बाई OD इज इक्वल टू 2/1। तो इसका मतलब AO इज इक्वल टू 2OD, है ना। ऐसे नहीं हो गया। तो AO प्लस OD तो AD है, तो 2OD प्लस OD इज इक्वल टू AD, 3OD इज इक्वल टू AD, तो OD इज इक्वल टू 1/3। अब AO तो उसका दुगना है ना, तो इसका मतलब AO इज इक्वल टू 2/3 ऑफ AD। अब AD क्या है? AD L sin 60 है।
तो AO इज इक्वल टू 2/3 इंटू में L√3/2, 2 से 2 काट दो, L√3/3, तो ये L/√3 आ गया। तो इस तरीके से हमने ये साबित कर दिया कि AO की वैल्यू यानी OA की वैल्यू, OB की वैल्यू और OC की वैल्यू, तीनों की वैल्यू L/√3 होगी। यानी जो सेंटर से लेके कोने की डिस्टेंस है वो L/√3 है। समझ गए बच्चों? और यही R है क्योंकि हर एक यही तो रेडियस बन रही है। समझ रहे हो ना बच्चों? तो बस यही तो मेन चाहिए था हमें। तो लेट मी रिमूव इट। यहां पे पुट कर देते हैं। तो देखो F√3, F तो क्या हो गया, Gm²/L² इंटू में √3 इज इक्वल टू M इंटू में V² अपॉन में L/√3 है ना। अब L/√3 है तो √3 चला जाएगा ऊपर, तो √3M V² अपॉन में L। अब देखो √3 से √3 कट गया, एक M से एक M कट गया और एक L से एक L कट गया, तो यहाँ पे आ गया Gm/L और इधर रह गया सिर्फ V²। कुल मिला के V की वैल्यू आ गई √Gm/L है ना। So this is what we get the answer. समझ आ गया बच्चों? तो होपफुली यू गॉट द कॉन्सेप्ट। इतनी वेलोसिटी से अगर ये तीनों घूमेंगे तो फिर ये घूमते रह जाएंगे। तो स्पेस में ऐसा होता है, कभी कभी 2 पार्टिकल, कभी कभी 3 पार्टिकल, कभी कभी 4 पार्टिकल, कभी कभी इससे ज्यादा पार्टिकल। या पार्टिकल का मतलब वो एक्चुअली स्टार्स होते हैं, वो रिवॉल्व कर जाते हैं एक दूसरे के अराउंड, ठीक है ना। चलिए 2 पार्टिकल वाला केस करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, मान लो 2 इक्वल मास के पार्टिकल हैं, एक ये है m मास का और एक ये है m मास का। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो L है। तो एक किसी दूसरे पे कितना फोर्स लगाएगा, और अगर ये सर्कल में घूम रहे हो तो इनका टाइम पीरियड कितना होगा और स्पीड कितनी होगी। तो देखो फोर्स तो हो जाएगा Gm²/L²। अब जब ये घूमेंगे ना सर्कल में तो सेंटर यहां पड़ेगा बीचों बीच, तो ये ऐसे घूमेंगे। समझ रहे हो बच्चों? मतलब जिस इंस्टेंट पे मान लो ये एक M1 है और एक M2 है, तो अगर M1 यहाँ है तो M2 यहाँ है। समझ रहे हो बच्चों? एक M यहाँ है तो दूसरा यहाँ, तो ये यहाँ आएगा तो ये यहाँ आएगा, तो ये यहाँ आएगा तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा तो यहाँ आएगा, है ना। ऐसे करके घूमते रहेंगे। तो अब बात यह है कि अगर ये घूम रहा है जिसकी वेलोसिटी v है, तो इसकी भी v होगी क्योंकि सिमेट्री से दोनों की बराबर ही होगी। तो फिर उसमें जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कितना आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है। सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है। ठीक है बच्चों? तो देखो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हुआ, तो वो हो जाएगा m इंटू में V² अपॉन में रेडियस। अब रेडियस कितनी हो गई, तो रेडियस हो गई थी आपकी ये r, जो कि L/2 हो जाएगी। तो m इंटू में V² डिवाइडेड बाई L/2, यानी कि 2m इंटू में V²/L। अब इसको इसके इक्वल पुट कर देंगे, तो Gm² बाई L² इज इक्वल टू 2m V² बाई L। तो एक L कट गया, एक m कट गया, है ना।
तो ये हो गया आपका gm by l इज इक्वल टू 2v², यानी कि v² की वैल्यू हो गई gm by 2l, है ना। v की वैल्यू हो गई जी √gm by 2l, है ना। अब मान लो हमें ओमेगा चाहिए, तो अब ध्यान से देखो r रेडियस में घूम रहा है ना वो, तो ओमेगा हो जाएगा आपका v अपॉन में r, यानी कि v अपॉन में l by 2, यानी कि 2v अपॉन में l, है ना। तो v तो ऑलरेडी है ही, तो ओमेगा की वैल्यू हो गई आपकी 2v 2/l इंटू में √gm by 2l, है ना। अब ये जब 2 अंदर जाएगा तो 4 बन के जाएगा, l अंदर जाएगा तो l² बन के जाएगा। तो यहां से ओमेगा का फॉर्मूला आ गया आपका 2gm by l³, है ना। ये फॉर्मूला हो गया। अब ओमेगा को आप 2π/t लिख सकते हो, तो 2π/t इज इक्वल टू 2gm by l³ का रूट, है ना। तो यहां से आप पलट के t का फॉर्मूला लिख सकते हो, t इज इक्वल टू 2π रूट अंदर l³ by 2gm, है ना। ऐसे आ गया। तो ये हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाल दिया इसके, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब समझते हैं कि अगर इनके मासेस डिफरेंट होते तब क्या होता। तो देखो अगर इनके मासेस डिफरेंट होते ना तो फिर ये अपने कॉमन सेंटर के अबाउट घूमते, क्योंकि अभी फिलहाल तो सेंटर बीचों बीच है, बाद में सेंटर बीचों बीच थोड़ा ना आता। तो देखो बच्चों, अगर पार्टिकल्स के मासेस अलग होते, मान लो ये एक पार्टिकल होता है जिसका मास m है और ये दूसरा पार्टिकल होता है जिसका मास कैपिटल M है ना। या कैपिटल M यहां डाल दो, है ना, स्मॉल m यहां डाल दो। तो अब इनका कॉमन सेंटर मान लो यहां आ गया, है ना, ये सेंटर है CM, यानी ये भारी पार्टिकल है। तो अब तो इनको अपने सेंटर ऑफ मास के राउंड घूमना पड़ेगा ना, फिर समझ रहे हो बच्चों। थोड़ा और आगे ले जाओ, मान लो यहां कर देते हैं ना CM। तो जब ये घूमेगा तो ये ऐसे घूमेगा, है ना, समझ रहे हो बच्चों। और ये घूमेगा ये वाला हल्का, तो ये ऐसे घूमेगा। तो इसकी ऑर्बिटल रेडियस ये हो गई और इसकी ऑर्बिटल रेडियस ये हो गई, मान लो, है ना, ऐसे हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो L ही ले लेते हैं हम, और क्या। सो दिस इज L। तो अब आप देख सकते हो कि ये R हो गई कैपिटल R और ये स्मॉल r हो गई, है ना। हल्के वाले की डिस्टेंस ज्यादा हो गई। तो मान लो कि मुझे इसके रेस्पेक्ट में ये निकालना है ना, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। तो कैपिटल M इंटू 0 प्लस, है ना, स्मॉल m इंटू कैपिटल R प्लस L, है ना, स्मॉल m इंटू L डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल R हो गया ना बच्चों। देख रहे हो, इसको ओरिजिन मान लो, तो सेंटर ऑफ मास तो कैपिटल R डिस्टेंस पे हो गया ना। तो कैपिटल R डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास है, बड़ा M इंटू 0, छोटा m इंटू बड़ा L डिवाइड बाय बड़ा M प्लस छोटा m। तो यहां से कैपिटल R की वैल्यू हो गई स्मॉल m इंटू L बाई स्मॉल m प्लस बिग M। इसके अलावा कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू L, तो स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी आपकी कैपिटल L माइनस कैपिटल R। तो स्मॉल r L माइनस एम L बाई छोटा m प्लस बिग M। एलसीएम ले लेंगे तो छोटा m से छोटा m कट जाएगा, तो r की वैल्यू हो जाएगी बिग M इंटू L बाई स्मॉल m प्लस बिग M। ये हो गया जी। अब दोनों जो है ना पार्टिकल अलग अलग रेडियस में घूम रहे हैं, बट बात यह है कि दोनों के टाइम पीरियड सेम होंगे, ओमेगा दोनों के सेम होंगे, स्पीड दोनों की डिफरेंट होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, स्पीड आर डिफरेंट बट ओमेगा इज सेम। क्यों भला? क्योंकि दोनों को डायमेट्रिकली अपोजिट रहना है। तो जिस वक्त एक का चक्कर पूरा होगा तो दूसरे का भी चक्कर पूरा ही होगा। समझे बच्चों? तो व्हेन वन पार्टिकल कंप्लीट्स इट्स वन रिवोल्यूशन, अनदर पार्टिकल आल्सो कंप्लीट्स इट्स वन रिवोल्यूशन। ठीक है,
तो चलिए देखिए, तो हम लिख देंगे G कैपिटल M स्मॉल m बाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू m, छोटा m ले लिया मैंने, ओमेगा स्क्वायर इंटू छोटा r। अब देखो ये तो काट सकते हैं, तो G कैपिटल M बाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर विच इज 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू छोटा r। छोटा r की वैल्यू बिग M इंटू एल बाई स्मॉल m प्लस बिग M। बिग M भी कैंसिल है ना, तो यहाँ से टी स्क्वायर को ले आइए, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर है ना इंटू एल क्यूब डिवाइडेड बाई जी इंटू में स्मॉल m प्लस बिग M। ये आ गया, तो यहाँ से टी की वैल्यू निकल आएगी आपकी, है ना 2 पाई रूट अंडर जी बाई एल क्यूब बाई जी इंटू में बिग M प्लस स्मॉल m। समझ गए बच्चों? तो इस तरीके से हमने टाइम पीरियड निकाल लिया। तो हम ओमेगा भी निकाल सकते हैं, स्पीड भी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, दोनों की। तो निकाल ही लेते हैं फिर, और क्या है, तो निकाल सकते हैं दोनों। तो देखिए निकाल देता हूं मैं, है ना। तो देखो बच्चों, टाइम पीरियड क्या निकला, 2 पाई रूट अंडर एल क्यूब बाई जी इंटू में बिग M प्लस स्मॉल m, यानी कि t बाई 2 पाई इज इक्वल टू एल क्यूब बाई जी इंटू में बिग M प्लस स्मॉल m। अब ये तो 1/ओमेगा हो गया ना, तो ओमेगा सीधा इसका उल्टा कर दो, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी इंटू में बिग M प्लस स्मॉल m बाई एल क्यूब, है ना। अब देखो, अगर हमें चाहिए इस वाले पार्टिकल की स्पीड, इसको मैं स्मॉल v लिख देता हूँ, है ना, तो इसको कैपिटल V लिख देता हूँ, या तो स्मॉल v डैश कर दो, नहीं चलो कैपिटल ही ले लो, स्मॉल और कैपिटल समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर मुझे स्मॉल v चाहिए, तो स्मॉल v इज स्मॉल r इंटू ओमेगा। स्मॉल r वाज कैपिटल M इंटू एल बाई बिग M प्लस कैपिटल M इंटू ओमेगा। ओमेगा इज अंडर रूट जी इंटू में कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू में एल क्यूब, है ना। जब ये अंदर जाएगा तो m तो अंदर जाके m स्क्वायर बन जाएगा, l स्क्वायर बन जाएगा, और ये भी स्क्वायर बन जाएगा। ये जब स्क्वायर बनेगा तो एक पावर को काट देगा, m अंदर ही रह जाएगा, इसकी भी एक पावर बचेगी बस। तो v की वैल्यू आएगी जी m स्क्वायर बाई m स्क्वायर, हाँ m स्क्वायर बाई l इंटू में बिग M प्लस स्मॉल m का अंडर रूट, है ना। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू बड़ा M बाहर रूट अंडर g बाई l इंटू में रूट l इंटू में बिग M प्लस स्मॉल m। अब सिमिलरली सिमेट्री से ही हम कह सकते हैं कि जो बड़ा v होगा उसमें छोटा m आ जाएगा, यहाँ पे बाकी सेम रहेगा। तो सिमिलरली we can prove that capital V is equal to small m root under capital G by L into में big M plus small m, ऐसे हो जाएगा। समझ गए ना बच्चों? तो होपफुली आपको समझ आ गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं दोनों की, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी एक तो हो जाएगा स्मॉल m इंटू स्मॉल v स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू बिग M इंटू बिग v स्क्वायर। तो मैंने जानबूझ के नाम ऐसे ही दे दिए, बड़ा मास बड़ा वेलोसिटी, छोटा मास छोटी वेलोसिटी। या तो 1-2 करो, या तो डैश करो, कुछ तो करो। तो स्मॉल कैपिटल कर दिया हमने,
तो देखो हाफ ऑफ स्मॉल एम इंटू ये बी स्क्वायर, तो बिग एम स्क्वायर इंटू जी बाई एल इंटू में बिग एम प्लस स्मॉल एम, प्लस हाफ ऑफ बिग एम इंटू स्मॉल एम स्क्वायर इंटू में जी बाई एल इंटू में बिग एम प्लस स्मॉल एम। अब जो कुछ कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं। तो छोटा एम बड़े एम का प्रोडक्ट, छोटा एम बड़े एम का प्रोडक्ट जी, ये सब कॉमन आ गए। तो जी छोटा एम बड़ा एम इंटू जी बाई 2 इंटू में बड़ा एम प्लस छोटा एम इंटू एल, ये कॉमन आ गया। तो यहाँ बच गया बड़ा एम प्लस छोटा एम, है ना। आप देख सकते हो ना, यहाँ बड़ा एम छोटा एम का स्क्वायर है तो छोटा एम बच गया, ये पावर कट गई इससे। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारी जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2l, ये के टोट हो गया टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल का मतलब दोनों की जोड़ दाड़ के, समझे बच्चों। यहाँ पे टोटल वो नहीं है कि रोटेशनल और ट्रांसलेशनल, यहाँ तो बस टोटल का मतलब, क्योंकि दोनों घूम रहे हैं तो दो पार्टिकल का सिस्टम है, तो टोटल मतलब, है ना। के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल लिखने की जरूरत नहीं है। के बोथ, दोनों पार्टिकल की टोटल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम या फिर सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, है ना। के इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द टू पार्टिकल्स। बस हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 4 पार्टिकल्स की, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों, अब हमारे पास यहाँ पे 4 पार्टिकल हैं। ये एक एम मास का है, ये एक एम मास का है, ये एक एम मास का है, ये भी एम मास का है। उनके बीच में डिस्टेंस एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है। तो एक तरीके से ये स्क्वायर के कॉर्नर्स हो गए। तो 4 particles each of mass m are situated at the vertices of a square of side L। तो हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, नेट फोर्स ऑन एनी वन पार्टिकल ड्यू टू द अदर 3 particles। फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी वन of the particle due to the other 3 particles। बाकी 3 पार्टिकल्स के चलते चौथे पार्टिकल पे फोर्स निकालना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए कर लेते हैं। तो देखो, नाम रख देता हूं मैं, इसका ए रख देता हूँ, इसका बी रख देता हूँ, इसका सी रख देता हूँ, है ना, इसका डी रख देता हूँ। तो इस पे फोर्स एफ पड़ेगा, है ना, ये भी एफ पड़ेगा, ठीक है। पहले हम इन दोनों का ही निकाल लेते हैं। तो लेट अस फर्स्ट इग्नोर द मास एम एट सी, है ना। तो लेट एफ इज फोर्स ऑन मास एम एट ए due to mass m at d, है ना। So force on mass m at a due to mass m at d is also f, है ना, ये भी तो f होगा। if यदि F is the force on mass m at A due to mass m at D, so force on mass m at A due to mass m at B will be F। तो अब ये दोनों F F हो गए, तो इनके रिजल्टेंट निकाले जाएंगे। तो इनका रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर का आएगा
जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। समझ रहे हो बच्चों? ऐसे आ जाएगा जी एफ नेट एंगल बाई सेक्टर पे। तो रिजल्टेंट ऑफ दीज टू एफ फोर्सेस, तो अभी सिखाया था ना मैंने 2f इंटू में कॉस थीटा बाई 2, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल था। तो आप देख सकते हो कि इनके बीच में एंगल जो है ना फिलहाल 90 डिग्री है। तो 2 इंटू एफ इंटू में कॉस 90 डिग्री बाई 2, कॉस 45 हो गया ना। तो 2 इंटू एफ इंटू में कॉस 45, तो यहां से 2 इंटू में एफ इंटू में 1/√2, तो ये हो गया आपका एफ √2, क्योंकि √2 से कट जाएगा 2, क्योंकि 2 जो है वो √2 का स्क्वायर है। समझे बच्चों? तो एफ √2 आ गया। अब हम याद करेंगे जो सी पे मास एम रखा था उसके कारण कितना फोर्स होगा। नाउ फोर्स ऑन मास एम एट ए, है ना, इसको इधर ले आते हैं, ड्यू टू मास एम एट सी, ये f/2 हो जाएगा बच्चों। अब ये क्यों हो जाएगा f/2 उसको समझो। ये डिस्टेंस L√2 हो गई। अब जो फोर्स होता है ना प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो अगर डिस्टेंस को आप कर दोगे √2 टाइम्स, है ना, यानी अगर f था, f वाज gm²/L², है ना, तो जो f' हो जाएगा वो हो जाएगा आपका g इंटू में m²/√2L², और ये सॉल्व हो जाएगा gm²/2L², है ना, और ये हो गया आपका f/, क्योंकि भैया डिस्टेंस हो गई है √2 टाइम्स, तो फोर्स रह जाएगा 1/4। ये समझने वाली बात है। समझे बच्चों? कि डिस्टेंस अगर दुगनी हो जाती तो फोर्स 1/4 रह जाता, नहीं, डिस्टेंस अगर √2 टाइम्स होगी तो फोर्स आधा रह जाएगा। तो डिस्टेंस अगर √2 टाइम्स होगी तो फोर्स रह जाएगा आधा, √3 टाइम्स होगी तो 1/3, दुगनी हो जाएगी डिस्टेंस तो 1/4, 3 गुनी हो जाएगी तो 1/9, 4 गुनी हो जाएगी तो 1/16, 5 गुनी हो जाएगी तो 1/25, आधी रह जाएगी तो 4 गुना हो जाएगा फोर्स, दुगनी हो जाएगी मतलब 1/3 रह जाएगी तो फोर्स 9 गुना हो जाएगा, 1/4 रह जाएगी तो फोर्स 16 गुना हो जाएगा, 1/5 रह जाएगी तो फोर्स 25 गुना हो जाएगा। तो यही तो स्क्वायर का मतलब है। तो वो f/2 हो गया। अब वो जो f/2 फोर्स है ना वो छोटा है और वो इसी तरफ लगेगा, दिस इज f/2। तो नेट फोर्स ऑन मास m एट ए, नेट फोर्स ऑन मास m एट ए, ये हो जाएगा √2f प्लस f/2, सीधे जुड़ जाएंगे ये। तो ये हो जाएगा आपका √2 प्लस 1/2 इंटू में f, जिसको हम लिख सकते हैं √2 प्लस 1/2 इंटू में gm²/L², ऐसा रहेगा। समझ आया बच्चों? सो इन दिस वे वी गॉट द नेट फोर्स। अब फिर से वही बात है कि अगर ये चारों पार्टिकल सर्कल में घूमने लगे तो फिर ऑर्बिटल स्पीड कितनी होगी। तो देखो, if these particle start revolving in a circle, then the orbital speed will be, तो अब जब ये सर्कल में घूम रहे होंगे, है ना, तो सेंटर तो यहां पे आ जाएगा और ये हो जाएगी अब देखो ये पूरा का पूरा L√2 है, तो ये L√2 का आधा हो गया, तो L√2 का आधा होता है L/√2, ये भी L/√2, तो सेंटर से किसी भी कॉर्नर की डिस्टेंस L/√2 हो जाएगी। समझ रहे हो बच्चों? तो अब आप लिख सकते हो कि जो नेट फोर्स था वो था √2 प्लस 1/2 इंटू में gm²/L² इज इक्वल टू mv²/L/√2। ये √2 चला जाएगा ऊपर, या फिर √2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो अगर करोगे तो देखो एक L तो कट जाएगा और 1/√2 ये आ जाएगा आपका, फिर 1 प्लस 1/2 √2
इंटू जी एम बाई एल, है ना, इज इक्वल टू वी स्क्वायर, क्योंकि ये मैं इधर ले आया। बस v की वैल्यू यही हो गई, अंडर द रूट जी एम बाई एल इंटू 2√2 प्लस 1 बाई 2√2। ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी लिख लो। सही है बच्चों? तो इस तरीके से हमने ये ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर दी। तो आगे का टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ये आप नोट कर लीजिए।